जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग, एक बार जल्दी से जुड़िए दोस्तों और अपनी कहानी को शुरू करते हैं हम लोग। जल्दी से जुड़िए सर आप लोग। देखिए सर, थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, डिस्टर्बिंग चल रहा है। जैसा कि 4 बजे हम डेली आपके बीच में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिन से प्रॉब्लम है, तो 5 बज जाते हैं, कभी कभी 6 बज जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। थोड़े दिन की बात है दोस्तों, उसके बाद जैसा ही सब कुछ सही होता है मैं डेली 4 बजे ही आप लोगों के बीच में यहाँ पर आ जाऊँगा। चलिए, यहाँ पर आपके सामने कल का जो प्रश्न है वो आपके सामने दिया गया है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों, देखिए इसमें क्या कहा गया है। एक कल का सवाल है दोस्तों, आप लोगों ने लगाया भी होगा इसको। जो लोग नहीं लगाए हैं आप लोग देख लीजिए सर कैसे इसको लगाना है। इसमें कहा गया कि यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधी 64 है तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। इनके घनों के आयतन का अनुपात दिया गया है सर यहाँ पर, यानी यहाँ से ए क्यूब और भाई दो घन हैं, एक को हम कैपिटल ए मान लेते हैं, एक को स्मॉल ए मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भुजा जब निकालेंगे सर तो आपको करना क्या है, ये जो 27 और 64 अनुपात दिया गया है यह आयतन का अनुपात दिया गया है दोस्त। क्या है, यह आयतन का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आपको भुजा निकाल लेना है यहाँ पर सर। भुजा निकालने के लिए क्या करना है, बस आपको इसका क्यूब रूट निकाल देना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट कर देना है सर यहाँ से, तो इसका भुजा पता चल जाएगा। तो हो जाएगा 3 3 संबंध है यहाँ पर हो जाएगा दोस्त, क्या चीज़ 4। ठीक है, 3 संबंधी 4 यहाँ पर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 संबंधी 4 इसका भुजा हो जाएगा, भुजा। ठीक है, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ठीक है, अब दो हैं भाई, दो घन हैं तो 6a स्क्वायर, इसको a1 मान लीजिए सर, इसको 6a2 स्क्वायर मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनुपात है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6 से 6 कटी जाना है, तो यहाँ से a1 यानी 3 का स्क्वायर और संबंधी 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौको 16, तो 9 संबंधी 16 इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही था दोस्तों, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर था। आप लोगों ने भी लगाया है, और आप लोग जब सवाल को लगाते हैं सर तो आप लोग आंसर हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या था 9 संबंधित 16 राइट आंसर था। चलिए आगे चलते हैं, और आज के सेट का पहला सवाल लेते हैं आपके स्क्रीन पर। तो एक बार सभी लोग इसको प्रयास करेंगे लगाने के लिए, सभी लोग प्रयास करिए दोस्तों लगाने के लिए। चलिए, आज का सेट नंबर कौन सा है सर, हमने बताया नहीं, तो ये सेट नंबर आप जानते हैं, डेली हमसे जुड़े हुए हैं सर। 73वां सेट आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 73वां सेट। हर सेट के भांति जैसे पिछले सेट में अभी तक आप लोगों ने 72 सेट किया है, तो 72 सेट में वही काम होता था, 20 प्रश्न होमवर्क, यही हो रहा था दोस्तों। तो वही हम लोग डेली यहाँ पर आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट में आप लोग ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न बना पाए हैं, मतलब आपका स्कोर क्या है दोस्तों, हमें ज़रूर बताइए साथियों। चलिए, ये सवाल है आपके स्क्रीन पर, तो इसका उत्तर बता दीजिए क्या होगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों क्या चीज़, देखिए बोला गया कि एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम 4 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो ट्रेन की औसत गति कितनी है। क्या बताना है सर इसमें, ट्रेन की औसत गति क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी क्या हो जाएगा भाई, अब देखिए 10 मिनट में दूरी क्या होता है स्पीड गुना टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या है यहाँ पर, पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है ट्रेन,
तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 मिनट में चल रही है। मिनट को घंटा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 15 छक्का 90, यानी 15 किलोमीटर यहाँ पर चली है। 15 किलोमीटर यहाँ से चल दी। फिर 25 मिनट में 60 किलोमीटर, तो कितना दूरी यहाँ से तय कर ली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 के स्पीड से 25 मिनट में चली है। तो यहाँ पर काटेंगे तो 25 किलोमीटर यहाँ से चली है ट्रेन। फिर वापस से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगले अंतिम 4 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 मिनट तक, मिनट को बदलेंगे घंटा में, 60 से भाग कर देंगे, 15 कम 15, 15 चौको 60, 4 से कटेगा 1, तो 1 किलोमीटर यहाँ चली है ट्रेन। ठीक है, तो टोटल दूरी आपके पास निकल गया 15, 25 और 1। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो 15, 25 क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 प्लस 1 41, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41। ठीक है, बटे कुल समय कितना लगा है भाई, 10 मिनट का समय यहाँ पर, 25 मिनट का समय यहाँ पर और 4 मिनट का समय यहाँ पर, तो कितना समय टोटल हो गया, 25 और 4 29 और 10 39, तो 39 मिनट का समय यहाँ पर लगा है। 39 मिनट का समय सर यहाँ पर लगा है। ठीक है, 39 मिनट का समय यहाँ पर लगा है। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए सर, यहाँ पर ये मिनट है तो इसको आप घंटा में बदलेंगे तो यहाँ से 60 से कर देंगे भाग, तो ये 60 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर 60 चला जाएगा, ये 60 यहाँ पर चला जाएगा, तो गौर से समझेंगे, यहाँ पर 60 चल जाएगा ऊपर, तो इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसको आप 3 से काटेंगे, 13 3 39, 13 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 20 बार में यहाँ पर ये कट जाएगा, तो 41 में क्या हो जाएगा, 82, यानी यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों, इसको यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं, इसका काम ख़त्म हो गया है, तो इसको ख़त्म कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो 21 दूना क्या हो जाए, 41 दूना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 82 हो जाएगा, यहाँ पर ये मतलब 820 हो जाएगा, 820। ठीक है, 820 बटे 13, 13 से भाग करेंगे तो 13 तिया 39, 13 5 13 छक 78, 13 छक 78, 78 78 और 2 4 बचेगा, हो जाएगा 40, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 1 बचेगा बटे 13, यानी यहाँ पर आ गया कितना दोस्तों, 63 सही 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 सही 1/13 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत गति आ जाएगा। तो तीसरा जो ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो होगा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। बात क्लियर है, समझ में आया है? तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे, लाइक कर देंगे दोस्तों। अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सर, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए। और जो लोग पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हो सर, आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, ये आपका परिवार है दोस्तों। ठीक है भाई, तो चलिए इस परिवार का हिस्सा आप लोग बनिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, यदि 15 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले से 125 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? देखिए दोस्तों, जब भी कोई भी आप 3D फिगर को उसको पिघलाकर जब कोई दूसरा चीज बनाते हैं 3D फिगर, तो हमेशा उसका आयतन नियत होता है सर, आयतन नहीं बदलता है। तो दोनों का, छोटे गोले का और बड़े गोले का आयतन को कर देंगे बराबर। तो देखिए यहाँ पर छोटे गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर। ये बड़ा गोला है सर, इसके लिए हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, पाई आर क्यूब हो जाएगा बराबर। ठीक है, बराबर छोटे गोले का, वही गोला तो कोई रहेगा, फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, गोला के लिए फार्मूला सर वही रहता है। देखिए
इधर हो जाएगा 4/3, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4/3, 4/3 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, कैपिटल। अच्छा यहाँ पर कितने गोले बनाए गए सर? n गोले बनाए गए हैं, तो यहाँ पर n गोला भी लिख देंगे, क्योंकि n गोले बनाए गए हैं। सभी गोले, देखिए एक बड़ा गोला था, उसे छोटे 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 गोले बनाए गए, तो जितने गोले बनाए छोटे छोटे, उन सभी का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। वही यहाँ पर आपको करना था। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगा बड़े गोले का? भैया व्यास यहाँ पर 15 है, त्रिज्या साढ़े, मतलब आधा हो जाएगा, 7.5 कहिए या 15/2 कहिए, तो हम 15/2 ही लिख देते हैं। 15/2 का क्यूब किया जाएगा, तो 15/2 को आपको लिखना पड़ेगा 3 बार। 15/2 गुणे 15/2 गुणे 15/2, ये 3 बार आपको लिखना होगा, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर स्मॉल आर का मान निकालेंगे हम लोग। स्मॉल आर का क्यूब, कितने गोले बनाए गए हैं सर? यहाँ पर 125 छोटे गोले बनाए गए हैं, जो कि समान आकार के हैं, तो यहाँ पर n का मान क्या कर लिख देंगे? 125 लिख देंगे। अब यहाँ से गौर से देखेंगे, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, और 5 का गुना 3 में करेंगे तो 125 से 125 कैंसिल। तो स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा सर? स्मॉल आर का मान क्या होगा? तो स्मॉल आर का मान यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 3/2 पर पावर 3 करेंगे भाई, 3/2 पावर 3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पावर 3 है, घात बराबर तो आधार बराबर होता है, तो छोटे आर का मान निकल गया क्या? 3/2। तो छोटे आर का मान 3/2 निकल गया। तो आपसे पूछा गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 4 पाई के रूप में ही आंसर बताना, क्योंकि ऑप्शन में सभी में क्या है? पाई है। आर का मान क्या हो जाएगा सर? आर का मान तो 3/2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत है इसमें आपको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं सर। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 लगाइए इसको सर। इस सवाल को लगाइए और आंसर बता दीजिए क्या होगा। देखिए, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपए में 15 वस्तुएं बेचता है, ठीक। तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। गौर से समझिए, यहाँ पर एक तरफ लिखिए रुपए, एक तरफ वस्तु है। यहाँ पर वस्तु के लिए भी लिख दे रहे हैं। अगर हम सीपी की बात करें, सीपी क्रय मूल्य 10 रुपया में 15 वस्तु, रुपए कितने? 10, कितने वस्तु? 15, ये खरीदा है, ठीक है। और बेचने की जब बारी आई है तो 10 वस्तु को 15 रुपए में बेचता है। 15 रुपया, कितने वस्तु? तो 10 वस्तु, ठीक है। अब इस प्रकार के सवाल में दोस्तों हमने आपको बता रखा है कि आपको यहाँ जो वस्तु है बस इसी को बराबर करना होता है। तो 15 और 10 को बराबर क्या कैसे करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ से 60 हो जाएगा। तो इसको आप 60 बना देंगे। तो 15 को 60 बनाने के लिए 15 चौको 60, 4 से गुना इसमें भी और 4 से गुना इसमें भी करेंगे, ठीक है, क्लियर। और आप 10 को 60 बनाने के लिए, या फिर 3 हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम तो 3 ही आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम 3 ही आएगा, 3 से गुना करिए, क्योंकि माफ कीजिएगा इसका एलसीएम 30 आएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। तो 3 से गुना करेंगे। यहाँ पर 15 और 10 का लघुत्तम 30 होगा। हालांकि 60 करेंगे तब पर भी आंसर होगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ही यहाँ पर रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आपको 30 बनाना है तो, अरे भाई यहाँ पर 2 से गुना करेंगे ना, 15 को 30 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। 10 को 30 बनाने के लिए 3 से गुना, और यहाँ भी 3 से गुना। बात क्लियर? अब यहाँ से गौर से समझेंगे, ये भी 30, ये भी 30 बराबर हो गए। अब यहाँ पर इसको गुना करके देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर सीपी इसका क्या हो जाएगा? तो 10 दूना 20, ठीक।
और एएसपी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सेलिंग प्राइस है दोस्त, सेलिंग प्राइस ये है 15 तिया 45, 15 तिया 45। 20 का सामान 45 में बिका, कितने का फायदा हुआ सर, 25 का, 25 का फायदा हो गया किस पर, 20 पर, गुणे 100, गुणे 100, तो 20 पाँचे 100, 25 पाँचे 125% का यहाँ पर लाभ होगा, 125% का सर यहाँ पर लाभ होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से लगाइए सर, इसको, इस सवाल को बनाइए। सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक सोहन है और एक सोहन और रोहन, सोहन और रोहन ये दोनों लोग मिलके काम करते हैं तो ये 18 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि सोहन अकेला उसी कार्य को 27 दिन में पूरा 27 दिन में कर सकता है, कौन, सोहन, सोहन इसे अकेले अगर करेगा तो 27 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बतो रोहन अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिएगा यहाँ से दोस्त आप क्या करिए, दोनों का लघुत्तम लीजिए, टोटल काम निकल जाएगा, कुल काम क्या हो जाएगा, तो 9 दूनी 27 दूना 54, टोटल काम क्या है 54, तो 18 तिया 54, 27 दूना 54। ठीक है, अब टोटल काम यहाँ पर 54 है, ये 54 कार्य को करेगा कौन, 54 कार्य को करने के लिए कौन आएगा, रोहन अकेले करेगा। अब देखिए रोहन और सोहन दोनों की क्षमता क्या है सर, 3 है, सोहन की क्षमता क्या है, 2 है, तो रोहन की क्षमता क्या रही होगी भाई, अगर इसकी सोहन की क्षमता अगर 2 है तो दोनों को मिलाकर 3 है, तो इसका मतलब रोहन की क्षमता 1 रही होगी, तो 1 की क्षमता से 54 काम करेगा तो कितना दिन ले लेगा सर, 54 दिन। ठीक है, 54 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा रोहन अकेले जब करेगा तब। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। चलिए इस सवाल को बनाइए सर, इस सवाल को बनाइए जल्दी से। मंगल भवन, देखिए यदि यदि ए संबंधी बी बराबर 5 संबंधी 8 है और बी संबंधी सी बराबर 4 संबंधी 7 है तो ए बी सी का अनुपात क्या है ये बताना है। देखिए ए बी और सी, ए संबंधी बी क्या है 5 संबंधी 8, बी संबंधी सी क्या है 4 संबंधी 7, 4 संबंधी 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा कौन 8 और यहाँ पर कौन आ जाएगा 4, जो कटने वाला है वहीं काट देंगे, 4 4 4 दूनी 8। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 8 14, 5 8 14 इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 5 8 14 इसका अनुपात आएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार सभी लोग जरा बताएंगे क्या आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है। अगर सवाल समझ में आ रहा है सर तो आप लोग एक टाइप करिए जल्दी से, अगर सवाल आप लोगों को समझ आ रहा है तो एक टाइप कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया सर तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने भाई बहन दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं SSGD का, उन लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। ठीक है भाई, और हम रेलवे के लिए भी हम लोग यहाँ पर काम ही कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो जैसा ही ठीक होता है तो आपके बीच में हम डेली प्रैक्टिस करने के लिए आ जाएंगे और आप कहेंगे तो चैप्टर वाइज भी हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं सर, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बता दीजिए क्या होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं जो विषम हैं उसका औसत क्या होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है सर, 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, ठीक, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं।
लेकिन आपसे कहा गया कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं जो विषम हैं, तो विषम 2 तो सम होता है, 2 तो सम है, 2 को नहीं लेना है। ये 4 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि क्या है दोस्तों, विषम है। ये चारों, इनका औसत बताना है। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो इनका हम कर देंगे योग, इनको यहाँ पर योग कर देंगे यानी जोड़ देंगे। बटे कुल कितनी संख्या है सर, 4 संख्या है, 4 से भाग कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 11 7 18 और 18 5 23 और 23 3 26 हो जाएगा। तो 26 बटे में हो जाएगा 4, 4 छक 24, 2 बचेगा दशमलव हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, यानी यहाँ से हो जाएगा 6.5, 6.5। चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर, इसको लगाइए। क्या आप लोग इसको लगा पाएंगे सर, बता दीजिए एक बार। क्या आप लोग बोडमास वाले प्रश्न को बना पाएंगे सर? चलिए देखिए बताते हैं यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना होता है। तो सबसे पहले आप इसको हल करिए जो इस छोटे कोष्ठक के अंदर है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए 8 माइनस का 8 प्लस का 9, तो प्लस का 1 हो जाएगा 57 हो जाएगा, 56 प्लस 1 57, 57 और 42, 57 में आपको 42 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 99 हो गया यहाँ से यहाँ तक, कोष्ठक वाले जो कोष्ठक वाले हैं यहाँ से यहाँ तक ये तो क्या हो गए 99 हो गए। ठीक है, ये हो गया 99। अब आइए सर बड़े कोष्ठक पर। अब बड़े कोष्ठक पर आएंगे तो यहाँ पर 1/9 है, 9 से भाग किया जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में 108 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 1 यानी 119 हो जाएगा। अब पूरा कोष्ठक को जब आप हल किए सर तो क्या पाए 119 पा गए। क्या मिला 119, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का 119 आया है। अब माइनस का यहाँ पर क्या है, अरे क्या हुआ भैया, ये तो गलती हो रहा है कहीं। देखिएगा यहाँ पर कोई गलती है क्या भाई। चलिए सर ठीक है सब कुछ। अब 197 में से आपको 119 घटा देना है। तो 17 में से 9 गया तो बचेगा क्या 8 बचेगा, और यहाँ 8 में से 1 गया तो बचेगा सर 7। तो हो जाएगा इसका आंसर 78। ठीक है, 78 इसका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमने सोचा कि यहाँ पर कहीं जो है यहाँ पर चिन्हों में कहीं गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ी नहीं दोस्तों, सब सही है। 78 आंसर भी है इसका, आप लोग भी चेक कर लीजिए, आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए। ए बी सी किसी कार्य को 8, 4 और 16 दिनों में कर सकते हैं। ए को पूरे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि बी और सी दोनों हर दूसरे दिन ए की सहायता करते हैं। गौर से यहाँ पर देखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 3 बंदे हैं, ए है, बी है और सी है। अब ए कर सकता है 8 दिन में, बी कर सकता है 4 दिन में और सी कर सकता है उसी कार्य को 16 दिन में। तो हम निकालेंगे कुल काम क्या है। तो कुल काम क्या है यहाँ पर, तीनों का लघुत्तम, तो 16 हो जाएगा इसका लघुत्तम। 8 दूनी 16 यहाँ पर हो जाएगा। ए की क्षमता तो सर 2 हो गया, 4 चौको 16, बी की क्षमता 4 आ गई और 16 कम 16 सी की क्षमता यहाँ पर दोस्तों 1 आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर बोला कि अगर ए को पूरे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि बी और सी दोनों हर दूसरे दिन ए का सहायता करते हैं। तो शुरुआत ए कर रहा है, पहले दिन ए जो है 2 काम किया, एक दिन में, एक दिन हुआ, एक दिन में 2 काम किया। अगला दिन यानी दूसरा दिन जब आया तो दूसरे दिन में अब बी और सी मिलकर सहायता कर रहे हैं। तो कितने की क्षमता से काम होगा यहाँ पर, 4 5 2 7 की क्षमता से। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि 2 काम 2 दिन हो गया है, 2 दिन हुआ और 2 दिन में कितना काम हुआ है, तो 7 2 9 काम हुआ है। 2 दिन में कितना काम हुआ है, 9 काम हुआ है। ठीक है, तो दो यहाँ पर 2 साइकिल बन गए।
ठीक, 2 साइकिल बन गया दोस्तों, 2 दिन हो गया, 1 साइकिल बन गया, माफ कीजिएगा, 2 दिन में 1 साइकिल यहाँ पर बना। ठीक है, अब अगला दिन जो होगा, अगला दिन जो होगा, अगला दिन जो होगा, अगले एक दिन में, अगले एक दिन में दोस्तों, अगले एक दिन में, अगले एक दिन में यहाँ पर कौन आ जाएगा काम करने के लिए? तो ए आएगा, 2 काम यहाँ से कर देगा, 3 दिन यहाँ से हो गया, 3 दिन यहाँ पर हो गया, और कितने काम हो गए? 9 2 11 काम हो गया। अब दूसरा दिन ज्यों आएगा तो अब सब लोग मिलके काम करेंगे। हमें काम कितना करना है? टोटल 16 काम, 11 काम होगा, बचा कितना काम? केवल 5 काम बचा है। अब ये 5 काम करेंगे, लेकिन जब तीनों लोग अब मिलके काम करेंगे ना अगले दिन, दूसरे दिन, तो यहाँ पर 7 की क्षमता से काम करेंगे, लेकिन 5 ही काम करना है, तो 5/7 यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ भी आपको 5/7 कर देना है। तो 7 या 21, 5 हो जाएगा 26, 21 5 26/7। तो 26/7 दिन का समय लग जाएगा, 26/7 दिन का समय लग जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है इसको समझने में? बताइए दोस्तों, इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, अब फिर नहीं समझिएगा दोस्तों तब जाके कमेंट करिएगा, तो दोबारा मैं इस सवाल को बता दूंगा। चलिए आगे चल रहे हैं अगले सवाल की ओर, और अगला प्रश्न है इस प्रकार से, आपकी स्क्रीन पर करिए इसको। यहाँ पर बोला जा रहा है सर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? कौन सी ऐसी संख्या है जो 16 से विभाज्य नहीं है, 16 से नहीं कटेगी? तो देखिए 16 में क्या होता है, 4 चौको 16 होता है, यानी वह संख्या जो है 4 से भी कटनी चाहिए। देखिए 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से पहला ही ऑप्शन 4 से नहीं कटेगा। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई और दहाई के अंक 4 से कटने चाहिए। तो यहाँ पर 26 है, ये 26 है, 4 से कटवा नहीं करेगा, तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो 16 से नहीं कटेगा। जब 4 से नहीं कटेगा मतलब 16 से भी नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाइए, इस सवाल को बनाइए दोस्तों, और उत्तर बताइए क्या होगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत प्राप्त हुए, 18% मत अवैध थे। यदि मतों का कुल संख्या, मतों की कुल संख्या 17,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी? टोटल कितने मत हैं भैया? तो टोटल मत यहाँ पर 17,500 है, 17,500 टोटल यहाँ पर मत हैं, 17,500। ठीक है, अब इस टोटल मत में से 18% तो अवैध था, यानी वैध कितने हैं सर यहाँ पर? 82%। ठीक है, 82% यहाँ पर कितने हैं? वैध मत हैं। तो 82/100 यहाँ से कर देंगे, बोलिए हो जाएगा? हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर होता क्या है, एक उम्मीदवार जो है 48% मत प्राप्त कर लेता है, दूसरा कितना पाएगा सर यहाँ पर? तो यहाँ पर 52% मत दूसरा उम्मीदवार यहाँ पर पाएगा। ठीक है, तो 52/100 यहाँ से किया जाएगा। अब यहाँ से गौर से समझिएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 यहाँ से हो जाएगा, 25 7 175, 7 बार में यहाँ पर कैंसिल। 4 से काटेंगे तो 13 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 13 चौको 52 होता है। अब यहाँ से देखिए इकाई का अंक क्या आएगा, तो 7 दूनी 14, 4 तिया 12, इकाई का अंक 2 आएगा। तो ये जीरो वाले 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, कट गए। अब 2 ऑप्शन बचा है, उन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ पर एक अभाज्य संख्या 7 है और एक अभाज्य संख्या 13 है, माफ कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर चलिए, एक अभाज्य संख्या 13 और एक अभाज्य संख्या क्या है? 7 है। तो जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वही इसका उत्तर होगा। चेक कर लीजिए कौन 7 से कट रहा है। 7 से पहला ऑप्शन कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 सते 49, 3 बचेगा, हो जाएगा 32, 32 7 से कटवा नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन तो 7 से नहीं कटेगा। पहला ऑप्शन दोस्तों 7 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा।
तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर 3 बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोल दो भैया सही बात है कि नहीं, समझ में आया? बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है दोस्तों, तो एक बार सभी लोग लाइक करेंगे। चलिए सर, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं और अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। बनाइए इसको। 1,50,000 रुपए का ऋण वार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसका भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है और किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। समान वार्षिक किस्त का मान है। समान वार्षिक किस्त का मान बताना है। दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करना है। दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित करना है दोस्तों। इसका आंसर बताएंगे आप, लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं कैसे कैसे आपको क्या करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर कितना परसेंट का रेट है? 10%। 10% का मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों मूलधन, और यहाँ पर प्रत्येक किस्त का मान, एक के लिख दे रहे हैं किस्त के लिए। ठीक है, गौर से समझेंगे तो ये हो गया पी के। ठीक है, आइए यहाँ पर 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10। 1/10 यानी मूलधन अगर 10 है तो किस्त कितना लगेगा? 11 लगेगा। 2 वर्ष है तो आपको क्या करना है? एक बार इसका स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। किस्त क्या है? समान किस्त है, तो आपको इसको समान बनाना है तो 11 से गुना कर देंगे इस अनुपात में। ये अनुपात है दोस्तों, ये सभी अनुपात है यहाँ पर अनुपात है। गौर समझिएगा यहाँ से गौर से। ठीक, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी के सभी दोस्तों अनुपात हैं। तो यहाँ भी आपको 11 से गुना करना पड़ेगा। तो 11 दहिया में 110 हो जाएगा, इधर 110 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है समान वार्षिक किस्त का मान बताना है। आपको 121 का मान बताना है। मूलधन कितना है सर यहाँ पर? तो टोटल क्या हो जाएगा? 100 प्लस 110 यानी 210 हो जाएगा। 210 210 का मान दिया गया है 1,50,000। ठीक, तो आपको 121 का मान बताना है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों विकल्पों में से। ठीक है, बना पाएंगे, कर पाएंगे दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न पर इसको बताइए। इस सवाल का उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि वस्तु बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो। देखिएगा क्या करना है, यहाँ पर आप निकालिए एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो। तो क्या हो जाएगा? 20% का छूट, 20% का मतलब 1/5 यानी अंकित मूल्य अगर 5 है तो 1 का छूट मतलब 4 पर बेचा गया। 12% का लाभ, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4% का मतलब 1/25 होता है। तो 3 का लाभ हुआ है, तो 25 का सामान कितने में बिका है? 25 3 28 में बिका है। 28 में यहाँ पर बिका है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 आ जाएगा और इधर 28 आ जाएगा। ठीक है, जो कटने वाला उसको काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 से 4, 4 सते 28, 7 पाँचे 35, इधर हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर बोला गया कि अगर हम कोई छूट नहीं देते हैं तब कितना उसको लाभ होगा। अब देखिए सीपी उसका क्या है? 25 है। अगर छूट नहीं देते हैं तो उसका अंकित मूल्य क्या है? 35 है। 25 का सामान 35 में बेचेंगे तो कितने का लाभ हो जाएगा? यहाँ पर 10 का। किस पर? 25 पर। गुना 100, गुना 100। लाभ हमेशा अंक क्रय मूल्य पर होता है। 25 चौका 100,
और 4 दहिया में हो जाएगा 40। 4 दहिया में 40% का दोस्तों लाभ होगा। ठीक है, इसको बताइए, बनाइए, इस सवाल को बनाइए दोस्तों। इस सवाल का उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से। देखिएगा, एक त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं। एक त्रिभुज इस प्रकार से है यहाँ पर, ठीक, दो भुजाएं, एक भुजा यहाँ पर हम समान वाले को पेंट कर देने जैसे, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समान हैं। ठीक है, और तीसरी भुजा उनमें से किसी भी भुजा की 1.5 गुनी है। 1.5 गुना मतलब होता है 3/2। क्या होता है, 3/2। तो अगर ये भुजा 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, समान है। ठीक है, इसका परिमाप दिया है 14, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, भुजाओं का योग, 2 2 4 3 7। 7 अनुपात का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, 14। 7 अनुपात का मान 14, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 अनुपात का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान क्या होगा दोस्तों, तो 1 अनुपात का मान यहाँ से 2 आएगा। बात क्लियर है। इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ऊंचाई निकाल देना है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, है आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा भाई, ऊंचाई का मान निकालना है, एच का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप 2 कर्ण का स्क्वायर, 2 दूना 4, माइनस आधार का स्क्वायर, 3 3 9 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 चौको 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/4 हो जाएगा यहाँ पर, 7/4। ठीक है, तो आपको इसका अंडर रूट निकाल देना है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली जो होगा इसका आंसर, ऊंचाई जो आएगा वह अंडर रूट 7/2 आ जाएगा, अंडर रूट 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 7/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ऊंचाई ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये सब अनुपात में है, ये सभी क्या है, अनुपात में। एक अनुपात का मान अभी 2 रखना है यहाँ पर। ठीक, तो अगर आप यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है, 3 है, हाइट क्या इसका निकाला गया है, तो इसका हाइट निकाला गया है करड़ी में 7 बटे में 2 निकाला गया, इतना निकाला गया है। ये सभी क्या है, अनुपात में है। तो यहाँ पर ये अनुपात में है दोस्तों, ये क्या है, अनुपात में है। तो 1 अनुपात का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 से कर देंगे आप गुना। ठीक है, 2 से कर देंगे यहाँ पर दोस्तों गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से गुना करिएगा तो इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 करने में 7। ये होगा इसका उत्तर, ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत है। तो इसका जो आंसर होगा वह चौथा विकल्प सही हो जाएगा, 3/2 करने में 7। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इस प्रकार से लगाइए सवाल, इसको लगाइए दोस्तों इस सवाल को। देखिए, 3 उम्मीदवारों ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और सभी वैध मत थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले हैं और बी और सी के द्वारा प्राप्त मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले हैं तो मतदान सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए कितनी थी। देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं तीनों का अनुपात, ए
बी और सी का। तो यहाँ से गौर फरमाइएगा, बी को ए से 50% कम मिलते हैं। बी को ए से 50% कम। अगर ए को 2 वोट मिलता है तो 50% कम यानी एक कम, 1 वोट इसको मिलता है। बी को सी से 10% ज़्यादा। सी को अगर 10, देखिए 10% का मतलब 1/10 होता है। तो अगर सी को 10 मिलता है तो एक ज़्यादा बी को मिलता है, यानी 11 इसको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 11 दूना 22 और 11 कम 11, 10 एक कम 10। ठीक है, अब देखिए सर, यहाँ पर गौर से समझेंगे। बी और सी के द्वारा प्राप्त मतों के बीच का अंतर 10,000 है। बी और सी के अंतर कितने हैं यहाँ पर देख लीजिए, 1 अनुपात का मान कितना है सर, यहाँ पर 1 अनुपात का मान क्या है, तो 10,000 है। ठीक है, तो टोटल कितने यहाँ पर वोट होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, टोटल कितने वोट पड़े हैं, टोटल कितने वोट डाले गए हैं, तो यहाँ पर 43। तो 43 का मान निकाल देंगे, तो 43 से दोनों साइड गुना कर दीजिए। यहाँ पर 43 से दोनों साइड में गुना कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 43 के बाद 4 जीरो। इतने वोट टोटल डाले गए हैं। लेकिन पूछा मतदान सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। 100% का मान पूछा गया है। ये जो है 43 के बाद 4 मतलब 4,30,000, यह 80% का मान है, क्योंकि 80% वोट डाले गए हैं। ठीक, ये 80% का मान है, तो 80 से भाग कर देंगे, जिसका निकालना उससे गुना। 100% का मान निकालना है, 100 से कर देंगे यहाँ पर गुना। 100 से दोस्तों यहाँ पर गुना कर दिया जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 बार में कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 2 से काटेंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 5 10, 2 जीरो बचा है, 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जब गुना करेंगे तो 2 जीरो तो वही करेगा। यहाँ पर लास्ट में कितने जीरो होंगे दोस्तों, 2 जीरो होगा। लास्ट में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो, उसके बाद 5 आएगा। 2 जीरो के बाद 5 आएगा। एक ही ऑप्शन में है, वो भी किस ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप गुना करके चेक कर सकते हैं। 21,500 में या 25 का गुना करेंगे तो वापस से 53,75,00 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सवाल को लगाइए, लगाइए सर। इस सवाल का आंसर बता दीजिए क्या होगा। एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी और एक को 10% के लाभ पर, दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। देखिए 10% का मतलब 1/10, यानी अगर सीपी और एसपी का मान अनुपात निकालेंगे, 10% का मतलब 1/10, सीपी अगर 10 था तो 1 के लाभ पर बिका, 11 में बिका है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी को 5% की हानि, 5% का मतलब 1/20 होता है। तो अगर 20 में खरीदा रहा होगा तो 1 की हानि 19 में बेचा है, 19 में बेचा है। इधर बोला है कि एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी, समान मूल्य पर खरीदा है, तो दोनों का सीपी सेम होना चाहिए। तो इसको सेम बनाइए, 20 बनाइए इसको, तो 2 से गुना कर देंगे। इधर 2 से गुना यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, अनुपात है। ये सभी क्या है, अनुपात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 दूना 22। ठीक है, ये हो जाएगा 10 दूना 20। यहाँ पर बोला गया है कि यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 है, तो इनके बीच का अंतर क्या है, 60 है। अनुपात में कितने का अंतर, 3 का। 3 का मान क्या है, 60। 3 का मान क्या है, 60। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 20। 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 का मान यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो पूछा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग बताइए क्या हो जाएगा। 20 + 20 यानी 40 हो जाएगा। तो 40 अनुपात का मान निकालना है, 40 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 यानी 800 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 800। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। समय निकालना है तो टी का मान अगर निकालना है तो टी का मान कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी बटे एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल, यहाँ पर एक 550 दो ट्रेन है, दोनों की ट्रेनों की लंबाई जुट जाएगी, वही टोटल दूरी हो जाएगा। तो दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 550 और 650, यहाँ से 1200 हो जाएगा दूरी, 1200 दूरी हो गया, बटे विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल जुटेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 108। यह किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से कर देंगे यहाँ पर गुना। ठीक है, 5/18 से कर देंगे गुना। देखिए दोस्तों 18 6 का 108 6 बार में कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, दो बार में कटेगा, हो जाएगा 200। 5 से काटेंगे 5 चौको 20, हो जाएगा 40। तो इसका जो समय है दोस्तों वह हो जाएगा 40 सेकेंड। कितने सेकेंड, तो 40 सेकेंड। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाइए। इस सवाल का उत्तर आप लोग बताएंगे क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है आपके सामने और बहुत ही ये लाजवाब सवाल है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, बस आपको तरीका आना चाहिए दोस्तों। एक बार अगर आप समझ गए तो ऐसे सवाल आप कहेंगे हमारे पेपर में हमेशा आ जाए। ठीक है भैया, बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ इस सवाल को लेकर। सबसे पहले सवाल को पढ़िए, बोला गया है इसमें कि बिना ठहराव एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और ठहराव के साथ यह 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समान दूरी तय करती है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, ट्रेन प्रति मिनट कितने घंटे रुकती है, ये पूछा गया है। तो गौर से समझिएगा, दोनों चालों का अंतर क्या हो जाएगा 10 बटे, अरे भैया काहे ससुरा चल नहीं रहा है, 10 बटे बिना ठहराव का जब चलता है तो उसकी गति, बिना ठहराव की गति बटे बिना ठहराव की गति। ये किलोमीटर प्रति घंटा है सभी, तो इसको आप सेकंड में बदलेंगे दोस्तों, सॉरी मिनट बदलेंगे तो यहाँ पर 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए 15 5 75, 15 चौको 60, 5 दूनी 10, 2 चौको 8। तो कितना मिनट यहाँ पर रुकती है प्रति घंटे, यहाँ पर 8 मिनट रुकती है दोस्तों। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है दोस्तों, बस इतना ही कैलकुलेशन है इस सवाल में, बस मात्र इतना ही कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने भाई साहब, यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है, इसका उत्तर बताएंगे। ये भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था पिछले 2023 में, और इस सवाल को हमने इसलिए लिया है ताकि मैं इसका जो बेस्ट जो तरीका है वह आपको बता सकूं, ताकि आपको फंसने की आवश्यकता ना हो, आप कहीं इसके उलझन में ना फंस जाए कि सवाल बनेगा कैसे, कैसे लगाएंगे दोस्तों। इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से लगा सकते हैं सर, सही बात है, ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आपसे कभी मान भी पूछ लेना तब पर भी आप फंसेंगे नहीं, आसानी से बना पाएंगे। देखिएगा, आपको
पूछा गया यहाँ पर, जब समान संख्या को 7, 9, 11 और 15 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं, घटाई गई संख्या बताइए। इस प्रकार से प्रश्न जब भी आए तो करना क्या है, लास्ट वाले का दोनों का मल्टीप्लाई करिए यानी गुना करिए, 15 साते 105, ठीक है। दोनों डिफरेंट का सिंबल लगाएंगे और 11 9 99, यहाँ पर हो जाएगा 99। गुना करके अंतर लेना है, बटे जोड़ के अंतर लेना है, 15 और 7 22, 22 डिफरेंट का साइन, 11 और 9 20 हो जाएगा। देखिए गुना करके अंतर लेना है, बटे ऊपर क्या करेंगे, गुना करके अंतर बटे नीचे जोड़ के अंतर, ये हो जाएगा 20। घटाइए तो 6 हो जाएगा, 6 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 3 6। तो घटाई गई संख्या क्या है दोस्तों, घटाई गई संख्या यहाँ पर पता चल जाएगा 3। घटाई गई संख्या आपको निकल गया है यहाँ से 3, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट से आप वो सवाल बना पाएंगे दोस्त जो आप काफ़ी समय लेंगे बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए ऐसे सवाल दे दिया जाए कि बताइए 3x माइनस का, या तो ऐसे कर दीजिए, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, 6x माइनस का 15 या फिर 5 करिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो आंसर था वह ऑप्शन में दिया होता तो आप ऑप्शन से नहीं लगा पाते, वापस से आपको यहाँ पर मान रखना पड़ता, एक एक करके, पता नहीं कौन सा तरीका आप लगाते हैं। लेकिन यहाँ से डायरेक्टली आप ऐसे यक्स का मान निकाल लेंगे, यक्स का मान 3 आ जाएगा तो यक्स का 3 रख देंगे, बाकी आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये तरीका बहुत ही बेहतरीन सा तरीका है, आप लोग इस तरीके को समझिए सर। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, प्रश्न नंबर 19। बनाइए इस सवाल को, इस सवाल को बनाइए दोस्तों। लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपए जमा किए जो उसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है। 18 महीने बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिएगा ये अर्धवार्षिक है, 18 महीना में कितने छमाही होंगे, 3। तो यहाँ दर जो है वार्षिक है, इसका आधा कर देंगे, हो जाएगा 5। 5 का मतलब 1/20। तो ये क्या हो जा रहा है, 20 से 21, 20 से 21 दोस्तों, 20 से 21 ये क्या है, 20 से 21 ये मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। तो 3 साल की बात है दोस्तों, सॉरी 3 अर्धवार्षिक है, तो इस पे घात क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8,000 और ये 9261 हो जाएगा, 9261। ये मूलधन कितना जमा करती है, 8,000। तो सर यहाँ पर 8,000 का मान कितना दिया है, 8,000 दिया है, 8,000 का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 8,000। कितना गुना है, 1 गुना है, तो इतना प्राप्त होगा। इसका भी 1 गुना निकाल देंगे तो 9261 आ जाएगा, 9261। तो कितना राशि प्राप्त होगी, 9261 रुपए प्राप्त हो जाएगी। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 9261, बात क्लियर है। ये सभी अनुपात में है, इस बात को लेकर बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि ये किस में है, तो ये सब अनुपात में है, अनुपात हमने निकाला है, ठीक है। चलिए इस सवाल को बनाइए, ये लास्ट प्रश्न होगा आज के इस सेट का। आज के इस सेट का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बनाइए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसमें कहा गया कि यक्स एक वस्तु पर 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट दे रहा था, जबकि वाई समान वस्तु पर 20% की सीधी छूट दे रहा था। यक्स और वाई द्वारा दी गई कुल छूट के बीच का अंतर क्या है। यक्स का पहले छूट निकाल लीजिए, ओवरऑल छूट क्या होगा, तो सक्सेसिव लगा देंगे यहाँ पर। तो 12 + 8 - 12 गुना 8 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बट्टे यहाँ पर 100 हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलिए सर कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए
यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो 12 8 हो जाएगा यहाँ पर 20 20 माइनस का यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, 12 और 8 96, यानी 0.96 हो जाएगा। 100 से भाग भी करेंगे यहाँ पर, 0.96 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 20 में से 0.96 घटाएंगे, एक घटा दीजिए तो हो जाएगा 19.04, 19.04। ठीक है, 19.04। बात क्लियर है? बोलिए सर, कोई दिक्कत यहाँ पर? 19.04 होगा। अब ये एक यहाँ पर सीधा छूट 20% है, तो 20% और 19.04 के बीच का अंतर क्या होगा? अब 20 में से दोस्तों 19.4 घटाना है, तो 20 में से सर आप घटा दीजिए कितना, आप घटा दीजिए कितना, 19 घटाएंगे तो एक बचेगा, लेकिन 19 नहीं घटाना है, हमें 0.04 और घटाना है, तो इसको एक में से इतना घटाएंगे तो क्या बचेगा, 96 हो जाएगा वापस से। क्या हो जाएगा दोस्तों, 96। ठीक है, 0.96 हो जाएगा, वापस से 0.96 बचेगा। भाई 20 में से जब आप इतना घटाइएगा तो वापस से 0.96 बचेगा, तो 0.96 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए सर, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताइए। चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है आप लोगों के लिए है, आप लोग इस सवाल को बनाइएगा। ये आज का सवाल आप लोगों के लिए है दोस्तों, और इस सवाल का आंसर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। और अभी तक आप लोगों ने सर लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। जो भी डाउट होता है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आप सभी का डाउट मैं पढ़ता हूँ और आंसर भी देने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।